हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित है। किससे? इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग केवल वही अनुच्छेद, वही आर्टिकल लेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा पार्ट फर्स्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? पार्ट फर्स्ट रहेगा। फिर डिफरेंट पार्ट ला करके हम लोग पूरे आर्टिकल को कवर करेंगे। तो अनुच्छेद पहला क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ का नाम अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस समय कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये अनुच्छेद हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद सेकंड में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो आर्टिकल है अनुच्छेद 2, ये भारत के बाहरी जो राज्य क्षेत्र को अगर भारत में शामिल कर लिया जाता है तो ये अनुच्छेद 2 के माध्यम से किया जाता है। जैसे जो भारत का राज्य क्षेत्र नहीं है और उसको अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया जाए तो वो अनुच्छेद 2 के माध्यम से होता है। और वहीं पर अनुच्छेद जो 3 होता है तो यह भारत के ही राज्य क्षेत्र में अगर कुछ परिवर्तन किया जाता है या कोई नया राज्य गठित किया जाता है तो ये अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। या आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो ये अनुच्छेद 3 के माध्यम से अलग हुआ, क्योंकि जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश है ये अपने भारत के राज्य क्षेत्र के ही अंदर था। वहीं पर आप सिक्किम ले लीजिए। सिक्किम जो है अनुच्छेद 2 के माध्यम से हुआ, क्योंकि सिक्किम जो पहले था वो भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप लोग 2 और 3 में आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। जो अगला अनुच्छेद है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 14। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है फंडामेंटल राइट्स हमारा स्टार्ट हो गया। फंडामेंटल राइट और जो है आपका DPSP यानी मूल अधिकार और आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हम लोग एकदम प्रॉपर वे में करेंगे। जो हमारा मूल अधिकार है वो 12 से लेकर के फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। और भाग किस में है? भाग 3 में है। भाग किस में है? भाग 3 में है। वहीं पर आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है और ये 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि के जो कानून है उसके समक्ष सभी कोई एक समान है। ये अनुच्छेद 14 हमारा कहता है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी जो धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 कहता है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, यानी जो लोक नियोजन है उसमें सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत है उसके अंत के बारे में चर्चा करता है। उसका अंत होना चाहिए। और इनटचेबिलिटी, इसी को कह लीजिए इनटचेबिलिटी। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत। इसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर। अगला जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है आपका उपाधियों का अंत। जो उपाधियां होती हैं उनके अंत करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी जो बोलने की आपकी स्वतंत्रता होती है ये अनुच्छेद 19 में होता है। यहीं पर दोस्तों जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रेस की आज़ादी किसमें है, तो किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, राइट टू लाइफ इसी के कह लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीने का अधिकार, गरिमामय जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा है? अनुच्छेद 21 का का। अब इसमें क्या है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर का लगा है, का, खा, गा, ये जितने भी लगे रहते हैं ये मूल संविधान में नहीं होते हैं, ये बाद में जोड़े गए होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में दिया गया है। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या चर्चा करता है? मानव दुर्व्यापार। क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, यानी जो बंधुआ मजदूरी वगैरह होती है तो ये किस में दिया है? आपका अनुच्छेद 23 में दिया है। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 24। अब 24 में क्या दिया है? कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो कारखाने होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं या उनमें जो है आप कम उम्र के बच्चों को, यानी जो बालिग नहीं हुए हैं उनको वहाँ पर निरुद्ध नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर उनको नियोजन नहीं कर सकते हैं। उसके प्रतिषेध के बारे में यहाँ अनुच्छेद 24 में चर्चा करता है। आप इसको याद करना चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए कि 14 वर्ष का बालक आप जो है कारखानों में नहीं इसको रख सकते, यानी 14 और 10 जोड़ दीजिए 24। 14 साल का जो बालक होता है वो मतलब जो है वो क्या होता है? वो बालिग नहीं होता, तो उसको आप कारखाने में निरुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। 24 आर्टिकल कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले आर्टिकल पे आ जाइए। जो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी जो आर्टिकल 25 है, आप किसी भी धर्म को बिना बाध्य रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं स्वतंत्र रूप से, किसी भी धर्म का आप आचरण फॉलो कर सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार करने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। ये किस में है? आर्टिकल 25 में है। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों के बारे में, संरक्षण के बारे में चर्चा करता है। किसमें? आर्टिकल 29 में। उसके बाद आ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको दोस्तों B.R. अम्बेडकर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको B.R. अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसमें रिटें होती हैं। कितने टाइप की रिटें होती हैं? 5 टाइप की होती हैं। और जो ये रिटें होती हैं इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं रिट पढ़ाऊंगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग केवल आर्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल ही करेंगे। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में है। इसको आप लोगों को याद रखना है और इसको जो है B.R. अम्बेडकर के अनुसार हृदय एवं आत्मा कहा गया। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। उसके बाद आ जाइए 39 का। अब देखिए दोस्तों ये भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो 39 का में क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी को न्याय मिलेगा, समान सभी को न्याय मिलेगा और निःशुल्क जो आपकी विधिक कानूनी सहायता है वो आपको दी जाएगी। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है, आर्टिकल 40। उसके बाद आ जाइए दोस्तों अगले अनुच्छेद पर। जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अब अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ये किस में कहता है? अनुच्छेद 41 का होता है। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर। जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का खा। उसमें क्या है? सरकारी समितियों का संवर्धन के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। उसके बाद आ जाइए अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 45। अब इसमें क्या कहा गया है? 6 वर्ष से कम आयु के
बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ठीक है दोस्तों, और जो 21 में का में था वो क्या था आपका, तो वो मौलिक अधिकार से था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का उसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में चर्चा की गई। किसमें, 48 के का में। उसके बाद आ जाइए अगले अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में चर्चा की गई है। ये किसमें है, अनुच्छेद 50 में। उसके बाद जो अगला अनुच्छेद है और आज का दोस्तों लास्ट अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 51। इसमें क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में चर्चा की गई। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। तो इसको आप लोगों को एकदम याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आज क्या क्या किए, आज हम लोग जो है भाग 4 तक ख़त्म कर दिए। कितने भाग तक, भाग 4 तक। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, आपका 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और दोस्तों ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात इसके खिलाफ अगर आपका हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। और ये फंडामेंटल राइट्स किस में है, भाग 3 में है। इसके खिलाफ आप न्यायालय जो है नहीं जा सकते, सरकार यानी इस पे बाध्य नहीं है। 36 से जो ये प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपका प्रवर्तनीय है, आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन DPSP ये सरकार को बाध्य नहीं करता, ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा वो हम लोग 51 से आगे जो भी आर्टिकल हैं उनको कराएंगे। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों इसकी PDF की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।